नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगेड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपना माइनर टेस्ट जो है 7 चल रहा था और 20 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम 21वें क्वेश्चन से देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? क्या समिति कौन सी है? जिला आयोजना समिति। ध्यान रखना, जिला आयोजना समिति जो है ना, आपकी जो है अनुच्छेद जो है 243 ZD में मिलेगी। कल हम बात कर चुके हैं। और जो पंचायती राज अधिनियम है ना, पंचायती राज अधिनियम राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम, उसके जो है ये धारा जो है ना, धारा 121 में मिलेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो पंचायती राज अधिनियम 1994 में राजस्थान सरकार का, उसकी धारा 121 में और संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में जिला आयोजना समिति का क्या होता है? गठन का प्रावधान होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है आपका जिला प्रमुख। ठीक है, कौन होता है? जिला प्रमुख। और इसमें जो है आपके 25 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 25 सदस्य। अब इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना, एक होती है जिला स्थापना समिति। कौन सी होती है? जिला स्थापना समिति। ये अलग चीज है, जिला स्थापना समिति। इसका जो है पंचायती राज अधिनियम की जो धारा है ना, धारा 90 में उल्लेख है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत जो है गठित होती है। और पंचायती राज अधिनियम जो 1994 में राजस्थान का, उसमें ये धारा 121 में जो है आपकी जो है वर्णित है। और 25 सदस्य होते हैं। और एक होती है जिला स्थापना समिति, जो पंचायती राज अधिनियम की धारा 90 में आती है। 100% क्वेश्चन आएगा पंचायती राज अधिनियम 1994 में से, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है, 22वां क्वेश्चन है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस संशोधन में ग्राम सेवक पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया? वीडियो का जो एग्जाम होता है आपने सुना होगा, जो है ग्राम, पहले इसको ग्राम सेवक बोलते थे, अब इसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं। तो ये जो है पंचायती राज अधिनियम में कौन से संशोधन के तहत किया गया? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पंचायती राज अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। देखो, वैसे जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। ठीक है, अब देखो जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है जो ये लागू हुआ था, पंचायती राज जो है कानून लागू हुआ था। और उसके बाद में जो है जो केंद्र सरकार ने जैसे ये कानून लागू किया, और उसमें ये बोला गया कि जितने भी राज्य है ना, वो 1 साल के अंदर अंदर जो है क्या करेंगे? अपना खुद का पंचायती राज नियम बनाएंगे। तब जो है राजस्थान सरकार ने जो है पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया, जो 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। 23 अप्रैल 1994 को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज जो है पंचायती राज अधिनियम पारित होने के बाद में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 1 साल का वक्त दिया। और 1 साल से जस्ट पहले यानी कि 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू कर दिया। ठीक है, और पंचायती राज दिवस आता है 24 अप्रैल को। तो अब देखो, ग्राम सेवक पदनाम को ग्राम विकास अधिकारी कौन से संशोधन में किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। उत्तर हो जाएगा आपका 2021। ठीक है, अब कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सी धारा में संशोधन किया गया? जो आपकी पंचायती राज अधिनियम की धारा 89(2)(1) में। ठीक है, ये धारा थी। कई बार क्या ये क्वेश्चन तो आ चुका, जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ये तो सेकंड ग्रेड में आ चुका। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी का जो संशोधन हुआ था वो कौन सी धारा में हुआ था? तो ध्यान रखना, धारा 89(2)(1) में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी का जिक्र कौन सी धारा में मिलता है? धारा 89(2)(1) में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 बोल रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, संविधान के अनुच्छेद 243 क में इसका उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है। 243 क को 243A भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पंचायत समिति ग्राम सभा की कार्यकारी समिति होती है? बिल्कुल नहीं। पंचायत समिति जो होती है ना, वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद, कौन सी? जिला परिषद, इनको जोड़ने वाली कड़ी होती है। ठीक है, पंचायत समिति क्या होती है? ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी होती है। तो इसकी कार्यकारी समिति
नहीं होती है तो ये गलत हो गया। फिर है ग्राम पंचायत अपने कार्यों हेतु ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार है, तो बिल्कुल सही बात है। और जो तीसरा नंबर जो ऑप्शन है उसको इंपोर्टेंट नोट कर लें, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि ग्राम पंचायत अपने कार्यों के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ग्राम सभा के, ना सरपंच के प्रति है, ना पंचायत समिति के, ना अदर किसी के, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, ध्यान रखना। तो पहला तो सही हो गया, दूसरा गलत, तीसरा सही। तो अपने को सत्य कथन बताना है तो पहला और तीसरा इसमें सत्य कथन हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है 3 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। आगे जो है भूगोल के क्वेश्चन आएंगे आपके, कुछ ये पंचायती राज वाले आ जाएंगे उसके बाद में। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत की आबादी 5000 है तो उसमें कितने वार्ड पंच होंगे। वार्ड पंच होंगे का मतलब होगा कितने वार्ड होंगे, क्योंकि वार्ड होंगे उतने में ही तो क्या होगा, वार्ड पंच होंगे। तो एक ग्राम पंचायत की आबादी 5000 है तो उसमें कितने वार्ड पंच होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब आबादी 3000 होती है ना, 3000 की आबादी पर 9 वार्ड होते हैं। कितने वार्ड होते हैं, 9 वार्ड। फिर अगर 3000 से ज्यादा आबादी है ना तो प्रति हजार 2 वार्ड एक्स्ट्रा होंगे, प्रति हजार 2 वार्ड होंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला, 5000 की आबादी है तो 3000 पर 9 वार्ड तो हो गए, फिर प्रति हजार 2 वार्ड, तो प्रति हजार 2 वार्ड तो 2 हो गए 4000 पर, फिर वापस 2 हो गए 5000 पर, तो कितने हो गए टोटल 13 वार्ड हो गए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना 3, ठीक है। 3000 तक तो 9 वार्ड होंगे, उसके बाद में प्रति हजार पर 2 वार्ड होंगे, तो 4000 होते ही 2 वार्ड और जुड़ जाएंगे, और 5000 होते ही 2 और यानी कि 4 और जुड़ जाएंगे, तो टोटल 13 वार्ड होंगे। ऐसे आपको अगर 7000 का पूछे तो उस हिसाब से आप बता सकते हो, लेकिन पूछेंगे ज्यादातर 5000 या 4000 का ही, तो वो ध्यान रखना 6000 का भी आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में जो है ना सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले अध्याय 2, इसमें क्या बोल रहा है, ग्राम सभा, तो ये जो है इसके सामने ही इसका उत्तर है। तो अध्याय 2A में किसका जिक्र है, ग्राम सभा का, और अध्याय 2 में है वार्ड सभा का, तो ये भी बिल्कुल इसके सामने ही है, ये भी क्या है, वार्ड सभा का। फिर जो है अध्याय 4 कहता है राज्य सरकार की शक्तियां, तो ये भी इसमें सही है। अध्याय 4 कहता है गांव के आबादी की क्षेत्र का विनिमय, तो ये भी इसका सही है, मतलब आमने सामने सुमेलित है। अध्याय 3 क्या कहता है वो बता देता हूं मैं। अध्याय 3 में वर्णित है आपका पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में वर्णन, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। अध्याय 2 में ग्राम सभा, 2 में वार्ड सभा, 3 में पंचायती राज संस्थाओं का जिक्र है, 4 में राज्य सरकार की शक्तियां हैं, और 4 में गांव के आबादी क्षेत्र का विनिमय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायत विभाग द्वारा राजस्थान में निर्वाचन किए गए थे। देखो वर्तमान में जो है निर्वाचन कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों राज का जो है राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, चुनाव करवाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, ये तो जो है 1995 में जब 94 वाला अधिनियम लागू हुआ था उसके बाद में ये शुरू हुआ था। उससे पहले पंचायती विभाग करवाता था। पंचायत विभाग द्वारा जो है राजस्थान में चुनाव किया गया 1960 का। कौन सा, 1960 का, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये तो पूछ लेंगे, इसके अलावा ध्यान रखना जो है 1960 में जो है चुनाव हुए थे ना पंचायती राज के, वो किसने कराए थे, पंचायत राज विभाग ने करवाए थे। उसके बाद में उसका अगला चुनाव हुआ था ना 1965 में, वो किसने करवाया था, तो वो निर्वाचन विभाग ने करवाया था। निर्वाचन विभाग मतलब केंद्र का जो निर्वाचन विभाग है उसने, वो केंद्र सरकार द्वारा हुआ था। निर्वाचन विभाग ने चुनाव करवाया था पहला, वो 1965 का, ठीक है। और राज्य निर्वाचन आयोग है ना, आयोजना लिख दिया मैंने यहां पर, आयोग, कौन सा आयोग, देखो ना, राज्य निर्वाचन आयोग का पहला चुनाव हुआ 1995 में। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। जो है राजस्थान में जो है पंचायती राज विभाग का द्वारा करवाया गया प्रथम चुनाव 1960 का था, निर्वाचन विभाग द्वारा कराया गया 1965 का, और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया गया पहला चुनाव 1995 का था, ठीक है। तो यहाँ पंचायती राज विभाग ने 1960 का जो है निर्वाचन करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मनरेगा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा किए गए अवचार के, यानी कि अवचार मतलब कोई नियमों का उल्लंघन करना या दुर्व्यवहार करना के संबंध में किसके द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। मतलब नरेगा का कोई कर्मचारी है, केंद्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन कोई कर्मचारी है, वो अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या नियमों का पालन नहीं करता, तो उसमें जो अनुशासनिक कार्यवाही है
वो किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी द्वारा। ठीक है, अगर आपका जो है मतलब जिला परिषद का कोई अधिकारी, जिला परिषद का कोई कर्मचारी, अधिकारी नहीं, जिला परिषद का कोई कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत, कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत कहां किसको कर सकते हो आप? कौन कार्रवाई कर सकता है? तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ठीक है, विकास अधिकारी किसके प्रति करेगा? तो जो है आपका पंचायत समिति का कोई भी कर्मचारी है उसके विरुद्ध आप शिकायत किसको करेंगे? विकास अधिकारी को, वही अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। और मनरेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अनुशासनिक कार्रवाई है वो कौन करेगा? जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित स्थायी समिति में किसी समिति का अध्यक्ष उप सरपंच कब होगा? देखो उप सरपंच के जो है ना, देखो कोई भी राजस्थान पंचायती राज संस्थान में कोई भी स्थायी समिति है उसका जो है अध्यक्ष उप सरपंच सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है कि वो, पहली बात तो वह उस समिति का क्या हो? वह उस समिति का सदस्य हो, सदस्य हो। ठीक है, और प्लस में क्या हो? सरपंच उपस्थित ना हो, सरपंच जो है सदस्य ना हो। ये 2 कंडीशन होती है, सदस्य नहीं हो। ठीक है, ये एक ही शर्त के 2 भाग हैं कि कोई उप सरपंच पंचायती राज संस्थान की स्थायी समिति का अध्यक्ष तभी रह सकता है जब उस समिति में उप सरपंच खुद तो सदस्य हो और सरपंच सदस्य नहीं हो। तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। तीसरा जो है वो इसका कोई कारण नहीं है, तो वह उस समिति का सदस्य हो और उस समिति में सरपंच सदस्य ना हो। इसी जो है एक कंडीशन में जो उप सरपंच उस समिति का अध्यक्ष बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन 29 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 29 बोल रहा है निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थानों के कार्य हैं। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य कौन कौन से हैं? भूमि विकास करना, बिल्कुल। ग्रामीण विकास करना, बिल्कुल। पेयजल, बिल्कुल। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बिल्कुल। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, बिल्कुल। यानी कि ये सारे के सारे कार्य किसके हैं? सारे के सारे कार्य पंचायती राज संस्थाओं के हैं। तो भूमि विकास, ग्रामीण विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्रौढ़ एवं जो है अनौपचारिक शिक्षा, ये सारे के सारे आपके किसके हैं? पंचायती राज संस्थानों के कार्य हैं। तो इसमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहां खोला गया? प्रथम ग्राम न्यायालय, तो ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय आपका बस्सी जयपुर में खोला गया था। तो राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 31। इनमें कुछ जो है ज्यादा, अब देखो अपना आ गया राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है भौतिक प्रदेश है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इस तरह भू आकृतियां दी हुई है और इस तरह प्राकृतिक भूदृश्य दिया हुआ है। सबसे पहले हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का जो पठार है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उपरमाल के नाम से। कौन सा पठार? उपरमाल का पठार। तो ए का क्या हो गया आपका 3। ठीक है, फिर आता है मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश। मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश में क्या आता है? तो मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश में आता है लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो बी का क्या हो गया फर्स्ट। फिर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो मध्यवर्ती अरावली मतलब अजमेर के आसपास, और अजमेर को कहते हैं मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां आती है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में। फिर नागौर उच्च भूमि, तो कुचामन और नावा की जिले। ठीक है, तो कुचामन और नावा के बारे में तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे आप? ये तो आपके हो गया। इस क्वेश्चन को और देखो, ऑप्शन अगर सामने होते तब कैसे करते हैं? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन दिख जाए। अब देखो आपको इतना तो पता है कुचामन और नावा कहां पर है? नागौर में। तो डी का क्या होना है? सेकंड होना है, ये तो फिक्स है। तो पहले डी को देखो, डी का जो है सेकंड सिर्फ 1 में ही है, तो उत्तर 4 हो गया। तो ये चीजें भी भूलना मत, एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन से ही हो रहा है। और मान लो कि बाई चांस दूसरा यहां पे दे देते तो क्या करते हैं? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं आपकी अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। तो अजमेर क्या होता है? मध्य अरावली का भाग है, तो इसका सी का चौथा होता है। 2 चीजें तो आप आसानी से बिना पढ़े ही पता लगा लोगे, तो इससे आपको थोड़ा सा क्या आइडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ऐसे ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर बालुका स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार है? मतलब जहां रेत के टिल्ले पाए जाते हैं वो मरुस्थल का कुल कितना प्रतिशत भाग है? तो देखो जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसके 2 भाग हैं। एक तो बालुका स्तूप युक्त
ठीक है, और एक है आपका बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त मतलब जहां पर जो है आपके किसी भी प्रकार के रेत के टीले नहीं पाए जाते। तो जो आपके बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ना, उसमें जो है कितना प्रतिशत आता है, तो युक्त में तो आपके आता है आप जो है 58.5%। तो ऑप्शन क्या हो गया 3, क्योंकि अपने को युक्त पूछा है। अगर मुक्त पूछते तो ऑप्शन आपका एक सही हो जाता, 41.5%। मतलब कुल जो मरुस्थल है उसके 58.5% में तो क्या बालू का स्तूप जो है पाए जाते हैं, और 41.5% पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं है कि वहां पर रेत ही रेत है। अगर आप कभी फलोदी साइड गए हो, पोखरण साइड, रामदेवरा साइड, ठीक है, फलोदी, पोखरण या रामदेवरा, जो रामदेव जी की जन्मस्थली है, रामदेवरा जन्मस्थली मतलब मंदिर है जहां पर समाधि स्थल है, तो वहां पर जब फलोदी, पोखरण और रामदेवरा के आसपास आप देखोगे पथरीला मरुस्थल है। ठीक है, पथरीला मरुस्थल मतलब ऐसा नहीं है वहां रेत के टिल्ले हैं, वहां दूर दूर तक एकदम सीधी समतल जमीन है, और आप कई किलोमीटर दूर तक देख सकते हो। अगर आप बस में या ट्रेन में जाते हो ना, तो कई किलोमीटर दूर तक दिखता आपको, वहां रेत के टिल्ले बिल्कुल नहीं है, वो पथरीला मरुस्थल है, और वो बालू का स्तूप मुक्त जो है मरुस्थल में जो है गिना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 58.5% जो है बालू का स्तूप युक्त है, और ये मुक्त है, यानी इतने पर जो है 41.5 पर जो है बालू का स्तूप नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अर्ध शुष्क बांगड़ प्रदेश के बारे में सत्य कथन बताना है। सबसे पहले इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित है, तो बिल्कुल सही बात है। जो आपका अर्ध शुष्क बांगड़ प्रदेश है ना, इसके पश्चिम में तो कौन सी है, 25 सेमी वर्षा रेखा है, 25 सेमी वर्षा रेखा है, और इसके पूर्व जो है ना, पूर्व सीमा वो बनाती है 50 सेमी वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि इसकी जो है पश्चिमी जो है ना, पश्चिम की तरफ कौन है, पश्चिमी सीमा की तरफ 25 सेमी वर्षा रेखा, और पूर्व की तरफ है 50 सेमी वर्षा रेखा। तो पहला सही हो गया। इस 56 की पहाड़ियां इसी प्रदेश में स्थित है, तो बिल्कुल 56 की पहाड़ियां पाई जाती है आपके बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में। ठीक है, बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र में, तो यहां पर जो है आपकी 56 की पहाड़ियां स्थित है, तो बिल्कुल सही है। तीसरा, इस प्रदेश में मेढा नदी घाटी क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, मेढा नदी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सांबर झील में आकर गिरती है। कौन सी झील में, सांबर झील में। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो है इसके द्वारा किसी भी प्रकार का तारा बालू का स्तूप नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये लगभग जो है आपका बांगड़ प्रदेश जो है ना, वो लगभग जो है आपका पथरीला मरुस्थल और इनका मिक्स रूप है। तो यहाँ पर जो है तारा बालू का स्तूप की जो है कोई भी मात्रा नहीं पाई जाती है। तो पहला और दूसरा सही है, इसमें तीसरा गलत है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खटखट दरा स्थित है। खटखट दरा कहां स्थित है, तो देखो खटखट दरा जो है ना आपका, वो है बूंदी में। ठीक है, जब इतना याद रखना, जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो आवाज आती है खटखट की। ठीक है, जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो किसकी आवाज आती है, खटखट की। ठीक है, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दरें बता देता हूं मैं आपको। जो आपके राजसमंद में दरें, उनमें आपको देखो कमली घाट, कौन सा घाट, कमली घाट। एक है गोरम घाट, जहां पर वो आपने वीडियो देखा होगा ट्रेन वाला, एक ट्रेन जाती है पुल पर और चारों तरफ पहाड़ियां हैं, वो गोरम घाट में जाती है ना छोटी सी ट्रेन। फिर एक हाथीगुड़ा नाल, कौन सी, हाथीगुड़ा नाल। इसके अलावा जिलवा नाल, जिसको क्या कहते हैं, पगल्या नाल भी कहते हैं। कौन सी, पगल्या। तो ये सारी राजसमंद में है। कौन कौन सी, कमली घाट, गोरम घाट, हाथीगुड्डा, जिलवा या पगल्या नाल जो है राजसमंद में है। ठीक है, फिर अजमेर और पाली को जोड़ने वाले हैं कुछ दरे, हुए बरद दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, बरद दर्रा। बरद दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, अजमेर को पाली से जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा एक अजमेर में हो रहा है पवेरिया, कौन सा, परवेरिया, जिसको पखेरिया भी कहते हैं और परवेरिया भी कहते हैं। ये भी कहां पर है, अजमेर में। ठीक है, उदयपुर में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर में एक है, वो है आपकी केवड़ा नाल। कौन सी नाल, केवड़ा नाल। तो ये इतने प्रमुख दरें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो खटखट दरा कहां पर है, बूंदी में। अगला क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश स्थित त्रिकोणीय कांप बेसिन का निर्माण करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा, आपका हाड़ौती का पठार। कौन सा, हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो यहां पर एक जो त्रिकोणीय कांप बेसिन बनता है, कांप बेसिन मतलब एक दलदली भूमि। कौन सी,
दलदली भूमि, दलदली भूमि। और उसका निर्माण 3 नदियां मिलकर करती है और उन नदियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, चंबल, काली सिंध और पार्वती। कौन सी नदियां हैं? चंबल, काली सिंध और पार्वती। और ये हाड़ौती प्रदेश में है। त्रिकोणीय कांप बेसिन दलदली भूमि यह पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रेणी के लिए सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा है। तो सबसे पहली बात, वर्तमान में अरावली पर्वत श्रेणियां केवल अवशिष्ट पर्वत है, तो बिल्कुल सही बात है। जो है विश्व की सबसे पुरानी और अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। ठीक है, फिर अरावली पर्वत श्रेणी भारत में महान जल विभाजक का कार्य बनाती है, तो बिल्कुल आपने देखोगा अरावली के पूर्व दिशा में राजस्थान हरा भरा है और अरावली के पश्चिम दिशा में जो है राजस्थान एकदम जो है बंजर है या शुष्क है या मरुस्थलीय है। इसका कारण क्या है कि एक महान जल विभाजक रेखा है। तो अरावली जो है मानसून को रोकती है, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है और वहां पर रेगिस्तान पाया जाता है। और आप देखोगे कई बाहर वाले ऐसे देखते हैं कि राजस्थान में सिर्फ दोहरे दोहरे हैं, तो ऐसा नहीं है। जो पूर्वी राजस्थान है वो एक कदम अलग है, पश्चिमी राजस्थान में जरूर दोहरे दोहरे या फिर क्या है, रेगिस्तान है। तो ये महान जल विभाजक है बिल्कुल। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति मेसोजोइक कल्प के उत्तरार्ध में हुई, तो ये गलत है। अरावली की जो उत्पत्ति है ना वो कब हुई? वो हुई प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर है अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिण पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी। देखो ऐसे राजस्थान का एक बार हम नक्शा बना लेते हैं। राजस्थान का नक्शा बनाएंगे तो इस हिसाब से बनता है राजस्थान का नक्शा, इस हिसाब से। ठीक है, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी कौन सा भाग हो गया? ये वाला भाग। ठीक है, और जो उत्तर पूर्वी भाग क्या हो गया? ये वाला भाग। तो ये क्या बोल रहा है? अरावली दक्षिण पश्चिमी का भाग उत्तर पूर्वी भाग की तुलना में चौड़ा है, तो बिल्कुल जो सिरोही उदयपुर है ना, इस साइड सिरोही उदयपुर, यहाँ पर जो है भाग चौड़ा है, मतलब यहाँ ज्यादा फैली हुई है, विस्तार सबसे ज्यादा उदयपुर और सिरोही के आसपास ही है अरावली का। तो जो है ये बात भी बिल्कुल सही है। ऊंचाई भी दक्षिण पश्चिम में ज्यादा है, ध्यान रखना। ऊंचाई भी और पर्वत जो है चौड़ा भी जो है सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम में है और ऊंचाई भी वहां पर ही सबसे ज्यादा है। तो तीसरा इसका गलत है, हो गया। अब राज्य में जो अरावली स्थित निम्नलिखित चोटियों में उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही यानी घटते क्रम में। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है घटते क्रम में लिखना है। तो देखो इन सब में जो है सबसे जो है आपका जो है ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है आपकी इनमें लीलागढ़, तो पहले आएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी ऊंची चोटी है वो नागपाड़ जो अजमेर में है, 2 नंबर। उसके बाद में जो है आपकी आएगी बरवड़ा, बरवड़ा आएगी 3 नंबर। और फिर आएगी भानगढ़ जो आपकी जयपुर अलवर की बॉर्डर पर है, 4थे नंबर। जो है दूसरी आएगी 4थे नंबर पर। ठीक है, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको याद करना ही होगा। जो है वहां से शुरू होती है गुरु शिखर से, जहां भी शहर अचलगढ़ जितनी भी है, रघुनाथगढ़ वगैरह, वो सारी का क्रम याद रखना है। उनके पहले अक्षर से आप याद रख सकते हो। ठीक है, गुरु शिखर, गुरु जी से गुरु, ऐसे शहर, ऐसे करके आप जो है पूरा याद रख सकते हो। अजलगढ़, जरगा, जो भी मतलब उनका क्रम है, उनके पहले अक्षर को लिख लो, जैसे जी एस ए जे, ऐसे करके डी डी जे, ऐसे करके पूरा का पूरा उनको लिख लो, दिलवाड़ा वगैरह। तो उनको याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, पूरे 14-15 उन सभी चोटियों को याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में 998 मिलीबार की समदाब रेखा कौन से जिलों के समूह से गुजरती है? ठीक है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में 998 मिलीबार रेखा जो है वो कौन से जिला समूह से गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। अब आती है 997। 997 कहां कहां से गुजरती है? तो वो जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, 997 मिलीबार रेखा, ध्यान रखना, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। 998 पता चल गया आपको, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। 999 वाली आपकी जो है जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर से गुजरती है। कहां से? सवाई माधोपुर से। फिर आती है 1000 सेंटीमीटर, 1000 मिलीबार जो है समदाब रेखा, तो ये गुजरती है आपकी सिरोही, उदयपुर, ठीक है, चित्तौड़गढ़
और प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। ठीक है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है और आने के चांस वापस भी बनेंगे। तो 98 वाली कहां से गुजरती है, 97 वाली कहां से गुजरती है, 99 और 1000 जो है समदाब रेखा कहां से गुजरती है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 बोल रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। सबसे पहले हम बात करें कोपेन की, तो इसने जो है जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर दिया था। किसके आधार पर, वनस्पति के आधार पर। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कोपेन का वर्गीकरण तो वनस्पति के आधार पर। और एक था थार्नवेट, थार्नवेट जो है ना, थार्नवेट जो है इसने जो है जो वर्गीकरण दिया था वो वर्षा और वाष्पोत्सर्जन पर दिया था, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन पर दिया था। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना। थार्नवेट ने वर्षा और वाष्पोत्सर्जन पर जो है वर्गीकरण दिया था और कोपेन ने वनस्पति के आधार पर दिया था। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका CWG। CWG जयपुर में है, तो जो है आपका जो CWG जयपुर में तो बिल्कुल सही है। BWSW गंगानगर में है, बिल्कुल सही है। BSHW जो है राजसमंद में नहीं है। ये जो आपके जो बांगड़ प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, नागौर जो है नागौर, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू। ठीक है, ये जो है इस क्षेत्र में आते हैं। तो तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। AW प्रतापगढ़ में है, तो बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को क्या पूछा है, सम्मिलित नहीं पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, नागौर, चूरू और सिक्कर। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जल संसाधन विभाग राजस्थान की वार्षिक जो वर्षा रिपोर्ट 2023 है उसके अनुसार राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी दर्ज की गई। तो ये क्वेश्चन वैसे आपको याद हो जाना चाहिए, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो ये होती है 69.5 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा 2023 में जो है दर्ज की गई। इस बार तो वर्षा बहुत ही ज्यादा हुई है, तो इस बार तो कुछ ज्यादा ही वार्षिक वर्षा जो है आपकी दर्ज की जाएगी। लेकिन 2023 रिपोर्ट के अनुसार जो है 69.53 सेंटीमीटर जो है औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 क्या बोल रहा है, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताना है। ठीक है, जलवायु दशाओं के बारे में सबसे पहली बात तो पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान जलवायु की चरम सीमाएं निम्नतर होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, निम्नतर का मतलब वहां चेंज कम होते हैं। पूर्वी राजस्थान का मौसम लगभग साल में इतना ज्यादा चेंज नहीं होता जितना पश्चिमी राजस्थान का होता है। तो पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु की चरम सीमाएं क्या होती है, निम्नतर होती है, मतलब कम परिवर्तनीय होती है। ठीक है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का सामयिक व क्षेत्रीय वितरण अत्यधिक असमान है। तो बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कहीं सम के जो रेगिस्तान के दौरे हैं वहां पर तो बारिश पहुंचती भी नहीं है, और झालावाड़ वगैरह, सिरोही वगैरह में फुल बारिश होती है। तो एक जो है क्षेत्रीय वितरण जो अत्यधिक असमान है, बिल्कुल सही है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी की तरफ घटती है। तो बिल्कुल सही बात है। जो दक्षिण पूर्व में कौन सा हाड़ौती प्रदेश है, झालावाड़, कोटा, यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है। उत्तर पश्चिमी जो बीकानेर के आसपास का भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर का, वहां पर जो है क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो ये घटती है, तो बिल्कुल है। फिर राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, तो बिल्कुल गलत है। राज्य की जो जलवायु है शुष्क और उपाद्र है, मतलब अरावली के पूर्व में तो है उपाद्र और अरावली के पश्चिम में है शुष्क। तो ये गलत हो गया। तो ऐसे में जो असत्य पूछा था, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की न्यूनतम परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाला जिला है। मतलब ऐसा जिला जहां पर जो है वर्षा जो है औसत वार्षिक वर्षा है ना, वो बहुत कम परिवर्तन होती है, मतलब हर साल लगभग समान ही वर्षा होती है। तो देखो न्यूनतम परिवर्तनशीलता कहां मिलेगी, जहां ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है, कहां मिलेगी, ज्यादा वर्षा वाले स्थान पर, ज्यादा वर्षा वाले स्थान पर। ध्यान रखना, न्यूनतम परिवर्तनशीलता मिलेगी ज्यादा वर्षा वाले स्थान पर। तो देखो जैसलमेर में ज्यादा वर्षा नहीं होती, चूरू में ज्यादा वर्षा नहीं होती, सिरोही और भरतपुर में ज्यादा वर्षा कहां होती है, सिरोही में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सिरोही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे आप। फिर आता है थार्नवेट का वर्गीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन बोला, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला B-W प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व जिला है। तो थार्नवेट का हम बात कर चुके कि इन्होंने जो है वर्षा और वाष्पोत्सर्जन के आधार पर जो है वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो देखो इसमें जो है B-W है, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है ना आपका 43वें में, तो वो आपका करता है बीकानेर। ठीक है, अब जो है आपको एक ध्यान रखना है, जो है एक आती है DAW,
उसका प्रतिनिधित्व करता है ए फॉर अजमेर। ठीक है, क्या? ए फॉर अजमेर, बी फॉर बीकानेर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आती है आपकी एक CAW, तो ये आती है आपकी डूंगरपुर, इसका प्रतिनिधित्व नगर है और डूंगरपुर के आसपास के जिलों में पाई जाती है। फिर आती है एक EAD, ई ग्रेड कौन से में होता है? जैसलमेर में, यानी कि जैसलमेर में बारिश सबसे कम होती है, उस हिसाब से जो है ध्यान रखना। तो ये इसके प्रमुख वर्गीकरण थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में हम नदियों वाले क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के किस जिले में जून का औसत तापमान अधिकतम दर्ज किया जाता है? तो हमारा अपना चूरू। ठीक है, मैं चूरू जिले से ही हूं और चूरू में जो है जून का औसत तापमान अधिकतम यहाँ 55 डिग्री भी फील कर सकते हो और जनवरी में जो है यहाँ पर आप -3 डिग्री या 4 डिग्री भी फील कर सकते हो। तो ये मजे किसके हैं? चूरू वालों के। ठीक है, यहाँ पर आप 55 डिग्री से लेकर -3 डिग्री तक का आनंद ले सकते हो। तो इसलिए जो है आप चूरू के नाम पर जो है लाइक कर दें और वीडियो को जो है अच्छे से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप बने रहें चैनल जीवा स्टडी पर। धन्यवाद।